वैज्ञानिक शब्दावली के लिए मैंने अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आपको भविष्य में अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई जेनेटिक्स की किताबें एवं पत्रिकाओं को पढ़ने एवं समझने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। मेंडल का पूरा नाम ग्रीगर जॉन मेंडल है, परंतु सामान्यतः इन्हें ग्रीगर मेंडल ही कहते हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। इनके गांव का नाम हिंजेनडॉर्फ था, जो अब चेकोस्लोवाकिया का भाग है। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जो इनको पढ़ाने में सक्षम नहीं था। 1843 में ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री, जो ईसाई धर्म की एक संस्था है, में इनको भेज दिया गया। 1847 में चर्च में एक प्रीस्ट के रूप में, पुजारी के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। 1851 में मेंडल ने वियना विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश लिया। इनके विषय थे प्राकृतिक विज्ञान, गणित एवं भौतिक विज्ञान। प्राप्त करने के बाद 1854 में ये वियना से ब्रून आ गए और एक विज्ञान अध्यापक के रूप में नौकरी करने लगे। 1857 में मेंडल ने मटर पर अपना प्रयोग प्रारंभ किया। 8 वर्षों के उपरांत 1865 में मेंडल ने अपना शोध पत्र पौध संकरण में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रस्तुत किया। मेंडल के शोध पत्र की भाषा जर्मन थी। शोध पत्र प्रकाशित होने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की आलोचना की, जिनमें प्रमुख रूप से नगेली थे। 1868 में मेंडल की पदोन्नति कर दी गई और वो एबट हो गए, जिसको फादर भी कहते हैं, और जिसके कारण से बहुत ही व्यस्त हो गए। तो इन्होंने फिर अपने आनुवांशिकी के प्रयोग को आगे नहीं बढ़ाया। 1884 में इनका देहांत। ब्रून में वैज्ञानिकों की एक संस्था, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की 1865 में 2 दिन बैठक हुई, 8 फरवरी को और 8 मार्च को। इस बैठक में मेंडल ने अपना शोध पत्र पढ़ा। इस बैठक की कार्यवाही 1866 में छपी, जिसमें मेंडल का शोध पत्र था। मेंडल ने अपने शोध पत्र में मटर के साथ साथ राजमा में किए गए अपने प्रयोगों का भी उल्लेख किया था। विलियम बेटसन ने मेंडल के मरने के बाद 1901 में इनके शोध पत्र का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। मेंडल के शोध पत्र को 1900 तक क्योंकि मेंडल ने ऐसे कई तथ्यों की कल्पना की थी जिसकी जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं थी। मेंडल के गणित के नियमों के प्रयोग को भी समकालिक वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि लोगों का मानना था कि गणित का प्रयोग जीव विज्ञान में संभव नहीं है। परंतु 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों में अपने प्रयोगों के आधार पर वही निष्कर्ष प्राप्त किया जो 1865 में मेंडल को प्राप्त हुआ था। अतः ये 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के रहने वाले थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के रहने वाले थे और एरिक वान सरमाक ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन लोगों ने मेंडल के नियमों को पुनर्स्थापित। मेंडल के पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने संकरण पर कार्य किया था, परंतु अधिकांशतः वैज्ञानिकों का उद्देश्य नई प्रजातियों का विकास करना था। कुछ वैज्ञानिकों ने वंशागत के अध्ययन के लिए भी कार्य किया, परंतु किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने 2 पौधों स्वीट विलियम और कार्नेशन में संकरण करके एक संकर का निर्माण किया, जिसे फेयरचाइल्ड मूल कहते हैं। नाइट और गास ने भी मेंडल से पहले मटर पर कार्य किया था। कोलरिउटर ने तंबाकू में अनेकों क्रॉस बनाए।
जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जैसे संतानों में नर और मादा पितरों का बराबर योगदान होता है, रेसिप्रोकल क्रॉसेज के परिणाम समान होते हैं, 2 पौधों में 2 बार संकरण किया जाए तथा दूसरे संकरण में नर एवं मादा का क्रम बदल दिया जाए, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है कि ए और बी 2 पौधे हैं। पहले संकरण में ए मादा है और बी नर है, जबकि दूसरे संकरण में बी मादा है और ए नर है। यदि किसी पौधे के पुष्प में नर और मादा दोनों अंग होते हैं और इन पुष्पों से नर भाग को निषेचन से पहले ही निकाल दिया जाए तो इस क्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं, और इस क्रिया से किसी पुष्प को मादा बना दिया जाता है। जिस पौधे के पुष्पों के पराग कणों का उपयोग करते हैं मादा पुष्पों को परागित करने के लिए, उन पौधों को नर कहते हैं। तो मादा पुष्पों में बने हुए बीजों को संकर बीज कहते हैं और इन बीजों को प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। प्रथम पीढ़ी के पौधे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही के लिए समान होते हैं और दूसरी पीढ़ी के पौधे आपस में सभी प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। जीनोटाइप के लिए भी फिनोटाइप के लिए भी तो सबसे अधिक विभिन्नता F2 में देखने को मिलती है, और F2 जो है F1 पौधों में स्वनिषेचन से प्राप्त होता है। तो ये इतनी जानकारी पहले से थी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की 34 प्रजातियों 34 वेराइटीज के बीजों को बाजार से खरीदा, इकट्ठा किया, जिसमें केवल 22 प्रजातियों को ही शुद्ध पाया तथा संकरणों में इसका प्रयोग किया था। मेंडल ने प्रत्येक प्रजाति के बीजों को अलग अलग उगाया तथा जिस प्रजाति ने अपने ही जैसे संततियों को उत्पन्न किया उन्हें मेंडल ने शुद्ध कहा। आज हम जानते हैं कि होमोजाइगस एवं हेट्रोजाइगस 2 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेशन से अपने ही जैसे संतानों को जन्म देता है, परंतु हेट्रोजाइगस सेल्फ पॉलिनेशन से विभिन्न प्रकार की संतानों को जन्म देता है। किसी पौधे के द्वारा उत्पन्न संततियों के प्रकार के आधार पर पौधों के जीनोटाइप के बारे में निष्कर्ष निकालना प्रोजनी टेस्ट कहलाता है। इसे बिलमोरन ने 1900 में अपने शकरकंद के प्रयोग में स्थापित किया, परंतु मेंडल ने इसका प्रयोग 1865 से पहले ही कर लिया था कि संततियों को देखकर किसी पौधे की शुद्धता के बारे में, होमोजाइगोसिटी के बारे में पता लगा लेना। मेंडल ने अपने शोध के लिए मटर को कुछ ठोस कारणों के कारण चुना था, जिसमें प्रमुख था मटर की 22 प्रजातियों में प्रत्येक गुण के लिए स्पष्ट भिन्नता। जैसे कुछ प्रजातियां लंबी थी तो उनकी लंबाई 7 फीट थी, कुछ प्रजातियां बौनी थीं जिनकी लंबाई केवल 1 फीट थी। अतः 7 फीट और 1 फीट में स्पष्ट अंतर बाहर से दूर से ही देखा जा सकता है। अतः मेंडल ने ऐसे गुणों का चुनाव किया जिनके लक्षणों में स्पष्ट भिन्नता थी, दूर से ही आप देखकर उनके अंतर को समझ सकते हैं। अतः प्रजातियों की स्पष्ट भिन्नता, दूसरी प्रजातियों से बहुत अंतर होना, ये मेंडल को मटर के चुनने में बहुत ही बड़ा योगदान है। मटर का जीवन क्रम अपेक्षाकृत दूसरी फसलों से छोटा होता है, अर्थात कम दिनों में ही दूसरी पीढ़ी के बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। संकरण की क्रिया के लिए फूल का बड़ा होना सुविधा प्रदान करता है। इससे आसानी होती है, इमैस्कुलेशन और पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में स्वनिश्चित बीजों का अध्ययन किया था, जिसके लिए मेंडल को अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा।
क्योंकि मटर के पुष्प निषेचन के बाद ही खिलते हैं। इस क्रिया को क्लिस्टोगैमी कहते हैं, अर्थात मटर के खिले हुए फूलों पर मधुमक्खी और हवा के द्वारा बाहर से लाए हुए परागकणों के द्वारा निषेचन नहीं हो सकता, क्योंकि निषेचन पहले ही हो चुका होता है। ये मटर का पौधा है जिससे आप पहले से परिचित हैं। इसका बोटेनिकल नेम पाइसम सटाइबम है। इसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 2n=14, जिस पर मेंडल ने पूरा प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के 7 गुणों का अध्ययन किया था और उस गुणों का नाम इस प्रकार से लिखा था जैसे लिखा हुआ है: डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ राइप सीड, पके हुए बीजों के आकार में अंतर, जिसको हम लोग शेप ऑफ सीड कहते हैं। अब किताबों में आपको शेप ऑफ सीड लिखा हुआ, लेकिन मेंडल ने लिखा था डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ राइप सीड। इसी तरह डिफरेंस इन द कलर ऑफ सीड एल्बुमिन, अब हम कहते हैं कलर ऑफ कार्टिलेडन। डिफरेंस इन द कलर ऑफ सीड कोट, बीज के बाहरी आवरण के रंग में अंतर, अब उसे हम कलर ऑफ सीड कहते हैं। डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ राइप पॉड, जो पकी हुई फली है उसका आकार कैसा है। 2 प्रकार के आकार हुआ करते थे, एक फूली हुई, एक सिकुड़ी हुई, शेप ऑफ पॉड हम कहते हैं। डिफरेंस इन द कलर ऑफ अनराइप पॉड, कच्ची कली के रंग में भिन्नता, हम कलर ऑफ पॉड कहते हैं। डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फ्लावर, और एक है लास्ट है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द स्टेम, जिसको हम प्लांट हाइट कहते हैं, क्योंकि पौधे की लंबाई जब हम नापते हैं तो हम जमीन से नापते हैं, अर्थात जड़ छूट जाती है। अतः इस तरह से हम केवल लेंथ ऑफ द स्टेम ही होता है, जिसे हम प्लांट हाइट कहते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मेंडल के द्वारा चयन किए गए विभिन्न प्रजातियों के गुण एक दूसरे से स्पष्ट रूप से कैसे भिन्न थे। जैसे आप देखिए, बीज का आकार गोल था तो दूसरा झुर्रीदार था, माने कोई वैरायटी, कोई पौधा गोल पैदा करने वाला है तो कोई वैरायटी झुर्रीदार पैदा करने वाली है। उसी प्रकार से सभी गुणों का यहाँ आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है कि एक गुण के 2 लक्षण हैं, दोनों लक्षण आपस में इस स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। 1866 से 1873 के बीच मेंडल और नगेली में पत्रों का आदान प्रदान हुआ था, जो बहुत विवादों में रहा। नगेली ने मेंडल के निष्कर्षों की जांच हाकविड में किया, परंतु मेंडल के निष्कर्ष इस पौधे में सिद्ध नहीं किए जा सके। इसका प्रमुख कारण था इन पौधों में यानी हाकवीड में नर और मादा के बिना निषेचन हुए ही बीज बन जाता है। इस क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं, अर्थात केवल मादा के लक्षण ही संतानों में जाते हैं, और मेंडल के निष्कर्ष उन्हीं जीवों में दिखाए जा सकते हैं जहां नर और मादा का बराबर योगदान होता है। इस तथ्य की जानकारी न तो मेंडल को थी और न ही नगेली को थी। मेंडल ने अपना निष्कर्ष 1865 में प्रस्तुत किया, जिसमें उन वैज्ञानिक तथ्यों की कल्पना की गई थी जिनकी खोज मेंडल के बाद हुई थी। जैसे 1888 में वाल्डेयर ने क्रोमोजोम नाम दिया, 1905 में फार्मर एंड मूरे ने मेयोसिस की खोज की थी, 1909 में जॉनसन ने जीनोटाइप फिनोटाइप कंसेप्ट दिया था, परंतु मेंडल ने अपने 29,000 से अधिक पौधों पर किए गए अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में यह समझा दिया था, यह बता दिया था कि जैसे उन्हें पहले से ही उनके बारे में पता था। जैसे मेंडल ने बताया कि कारक, जिसको हम जीन कहते हैं, वो जोड़े में होते हैं, और बाद में मालूम हुआ कि क्रोमोजोम भी जोड़े में होते हैं। मेंडल ने बताया कि 2 कारकों यानी जोड़े कारकों में से गैमिट बनते समय प्रत्येक गैमिट में एक ही कारक होता है, और मियासिस से ही गैमिट बनता है, और मियासिस से जो बने हुए गैमिट्स हैं, जो नई कोशिकाएं हैं, उनमें पुरानी कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसी प्रकार मेंडल ने सिद्ध किया कि प्रत्येक गुण के 2 लक्षण होते हैं,
एक को हम डोमिनेंट, दूसरे को रिसेसिव कहते हैं। हिंदी में हम प्रभावी और अप्रभावी कहते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी के शब्दों का ही मैं प्रयोग करना चाहूँगा। इसलिए जो डोमिनेंट लक्षण था, उसके दो पौधे देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन मेंडल को ये पता था कि दोनों के जीनोटाइप अलग अलग है। एक होमोजाइगस हो सकता है, एक हेट्रोजाइगस होता है। अतः मेंडल को जीनोटाइप और फिनोटाइप को पूरी जानकारी थी। अतः इस आधार पर मैं समझता हूं कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहना पूर्णतया उचित है। मेंडल का सबसे बड़ा योगदान कि उस समय प्रचलित धारणा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को गलत साबित करना है। मेंडल के समकालीन वैज्ञानिक यह मानते थे कि नर और मादा के गैमेट आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। ब्लेंड का मतलब जब वो मिक्स होते हैं तो उसके बाद उनको अलग नहीं किया जा सकता। मेंडल के कारकों, जिनको हम जीन कहते हैं, का व्यवहार ठोस की तरह था। नर और मादा से निकले हुए गैमेटों में उपस्थित कारक साथ साथ रहते हैं और पुनः गैमेट बनते समय वे अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होने के बाद भी अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। इसे पर्टिकुलेट थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि साथ साथ रहने के बाद भी कोई उनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। वो उतने ही प्योर थे जितने पहले थे। मेंडल को फिनोटाइप और जीनोटाइप का कंसेप्ट पहले से पता था। मेंडल ने वंशागत के दो सिद्धांत दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे मैं अपने दूसरे प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करूंगा। मेंडल के बताए हुए कुछ सिद्धांतों पर हम किसी भी गुण के वंशागत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कोई विशेष गुण कितने जीनों से नियंत्रित होता है की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज नई नई प्रजातियों के विकास में तथा किसी उपयोगी जीन का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में स्थानांतरण करने के लिए मेंडल के नियमों का ही प्रयोग किया जाता है। आपको मेरा यह प्रयास यदि अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं या अपना विचार प्रेषित करें, जिससे अपने दूसरे प्रेजेंटेशन में मैं कुछ सुधार कर सकूं।